नमस्कार। मैं डॉक्टर हेमंत मंगल, सह आचार्य भूगोल, राजकीय लोहिया महाविद्यालय चूरू, बीए भाग तृतीय, प्रथम प्रश्न पत्र प्रादेशिक भूगोल की इस कक्षा में बीए तृतीय वर्ष के सभी विद्यार्थियों का स्वागत। पिछले कई सप्ताह से हम बीए भाग तृतीय की प्रादेशिक भूगोल की प्रथम यूनिट के विभिन्न भागों को समझने का, पढ़ने का प्रयास कर रहे थे। शुरुआत हमने की थी प्रदेश की संकल्पना, फिर हमने एक लक्षण या विभिन्न लक्षणों के आधार पर पूरे संसार को अलग अलग प्रदेशों में बांटा, फिर उन विभिन्न प्राकृतिक प्रदेशों का जो हमारे पाठ्यक्रम के हिस्से थे उनका हमने अध्ययन आरंभ किया। यहाँ बीच में रुककर मैं एक बात बोलना चाहूँगा। आप सभी को विदित ही होगा कि महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय द्वारा नवीनतम घोषणा के तहत बीए तृतीय वर्ष की परीक्षाओं संबंधी सूचना का प्रसारण कर दिया है। परीक्षा संबंधी टाइम टेबल जारी कर दिया गया है और वो मैंने आपके ग्रुप पर शेयर भी कर दिया है। साथ ही परीक्षा पैटर्न में कुछ बदलाव किए गए हैं, उनकी विस्तृत सूचना अभी तक नहीं आई है। जैसे ही वह विस्तृत सूचना आएगी, विस्तृत और आधिकारिक सूचनाएं आ रही हैं, लेकिन वो अलग अलग माध्यमों से आ रही है जिनकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है, इसलिए आप लोग ध्यान मत दीजिएगा। जैसे ही कोई आधिकारिक सूचना आएगी उसी समय मैं ग्रुप पर वो सारी सूचनाएं विस्तार से आपको बता दूंगा। मोटे तौर पर एक सूचना आ चुकी है, इस बार आपकी परीक्षा सिर्फ 2 घंटे की होगी। याद रखिएगा, सिर्फ 2 घंटे का पेपर होगा। पहले जो 3 घंटे का पेपर था वो नहीं, अब जो आगामी पेपर होंगे सिर्फ 2 घंटे के होंगे। तो आपको उसी हिसाब से अपने आप को तैयार करना है। कुछ खबरें इस तरह की आ रही हैं कि सिर्फ जो प्रश्न पत्र में 3 भाग हैं, ए बैस है, सिर्फ ए और बे कराया जाएगा। जो भी आधिकारिक सूचना आएगी आप सिर्फ उसी अनुरूप तैयारी करना। आपको प्रादेशिक भूगोल या भारत का भूगोल संबंधी कोई भी समस्या है तो मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है आप उस पर मुझे मैसेज भी कर सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं। तो आप लोग पूरे मनोयोग से अपनी तैयारी कीजिए और एग्ज़ाम दीजिए। अब मैं पुनः वीडियो पे आता हूँ। हम आज यूनिट प्रथम का जो अंतिम चरण है, मानसूनी प्रदेश, हम उसके बारे में बात करेंगे। इससे ठीक पहले वाले वीडियो में हमने मानसूनी प्रदेश, जो कि मुख्यतः भारत और ऑस्ट्रेलिया में प्रमुखता से और विश्व के कुछ अन्य देशों में आंशिक रूप से वह विशिष्ट जलवायु वाला भाग पाया जाता है, उसके विशिष्ट लक्षणों को समझने का हमने प्रयास किया था। आज उसी कड़ी में हम शुरुआत करेंगे वहाँ की कृषि लक्षणों से। कृषि अर्थतंत्र का प्रमुख आधारी तत्व है। संपूर्ण मानसूनी प्रदेश की मृदा अत्यंत उपजाऊ है। क्यों? साल भर बहने वाली नदियों द्वारा जो उपजाऊ काप मिट्टी के जमाव होते हैं, फलतः वह मृदा वर्ष पर्यंत उपजाऊ बनी रहती है। यहाँ की आदर्श जलवायु, उपजाऊ मृदा,
जल की उपलब्धता और जलवायु आदर्श, इन तीनों ने यहाँ की कृषिगत दशाओं को ज़्यादा से ज़्यादा फसल उत्पादन के लिए प्रेरित किया है। यहाँ व्यापारी कृषि, रेशेदार कृषि, पेय फसलें, निर्वहन फसलें, बागाती कृषि, या बोले तो सभी प्रकार की कृषियों की प्रधानता है। गेहूँ, चावल, जौ, विभिन्न दालें जैसे मूंग, मसूर, चना, अरहर, जूट, कपास, चाय, कॉफ़ी, कहवा, रबर, नारियल के बागान, मिर्च मसालों से लदी पहाड़ियाँ, महंगे केसरयुक्त खेत और महंगे सूखे मेवे। भारत में लगभग हर प्रकार की चीज़ें प्रमुखता से कृषि के अंतर्गत पाई जाती हैं। ये कुछ पिक्चर्स हैं जो अपने आप में समर्थ है बताने में कि भारत की आदर्श जलवायु और आदर्श कृषिगत दशाओं ने भारत को कृषि संपन्न प्रदेश बनाया है। इसीलिए आज भी भारत की 70% से ज़्यादा आबादी ग्रामों में रहती है और उस ग्रामीण जनसंख्या का अधिकांश भाग आज भी कृषि पर निर्भर है। कोरोना महामारी के इस कठिन समय में अभी पिछले दिन अखबार में आया था कि हमारी जीडीपी -23.9 मतलब विपरीत ग्रोथ हुई है। क्यों? पिछले कई महीनों से आर्थिक गतिविधियां बंद पड़ी थी या मंद पड़ी थी, लेकिन कृषि क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जिसने हमारे पूरी देश की आर्थिक वृद्धि को संभाले रखा है, हमारे जीवन को संभाले रखा है। तो इसका पूर्ण कारण है हमारा कृषक वर्ग और उसके साथ किया जाने वाला कृषि कार्य। यदि हम प्रमुख उपज की बात करें, निर्वहन फसलों में गेहूँ, चावल, मक्का, विभिन्न दालें जैसे मूंग, चना, मसूर, अरहर, व्यापारिक फसलों में गन्ना, कपास, जूट। यदि हम बागाती फसलों की बात करें, नारियल, रबर, चाय, कॉफ़ी, कहवा। तेल उत्पादक फसलों की बात करें, मूंगफली, सरसों, सोयाबीन, सूरजमुखी, आम, विभिन्न मिर्च मसाले जैसे लौंग, काली मिर्च, जावित्री, तेजपत्ता, हरी मिर्च, लाल मिर्च, हल्दी, धनिया। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इन विविध फसलों में प्रादेशिक भिन्नता भी पाई जाती है। जैसे उत्तरी भारतीय मैदान जहाँ निर्वहन फसलों और गन्ने इत्यादि के लिए फेमस है, तो वहीं कपास और मूंगफली के लिए गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र प्रसिद्ध है। यदि हम जूट की बात करें तो हमारा बंगाल, उड़ीसा राज्य जूट के लिए प्रसिद्ध है। यदि हम नारियल, चाय, रबर, कॉफ़ी या कहवा के बागानों की बात करें तो जितने भी तटवर्ती प्रदेश हैं, गुजरात से प्रारंभ करें, गुजरात, तटवर्ती महाराष्ट्र, गोवा, केरल, तटवर्ती आंध्रा, तमिलनाडु, उड़ीसा, बंगाल, इनके प्रमुख गढ़ हैं। यदि हम तेल उत्पादक क्षेत्रों की बात करें, जहां राजस्थान सरसों के लिए प्रसिद्ध है, वहीं मध्य प्रदेश सोयाबीन के लिए प्रसिद्ध है। पंजाब के अनेक भागों में सूरजमुखी
खेती बहुतायत से होती है। तो सारांश कहने का, भारत प्रादेशिक रूप से कृषिगत उपज में विविधताएं लिए हुए है। देखिए धानों की उपज रही है। यदि समग्र रूप से देखें तो यहाँ की कृषि स्वरूप में प्रादेशिक भिन्नता है। यदि हम विश्व के संदर्भ में देखें तो जहाँ दक्षिणी पूर्वी एशिया में चावल एक प्रमुख उपज है, वहीं क्यूबा में गन्ना तथा भारत का पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में जूट प्रधान है। यदि हम भारत की बात करें तो भारत का कृषि प्रदेश तो अत्यंत विविधता लिए हुए है, जो कि मैंने आपको पहले बताया था। ये जूट की खेती हो रही है। ये जो पिक्चर्स है ये बेसिकली जूट की खेती है। हाँ, प्रमुख कृषि विशेषताओं में एक तो मानसूनी जितना भी क्षेत्र है, यहाँ का सबसे बड़ा कारण है अत्यधिक जनसंख्या जमाव और कम क्षेत्रफल के कारण खेतों का आकार छोटा है। भूमि पर अधिक जनसंख्या का भार है। यहाँ पर निर्वाहन फसलों की प्रमुखता है, गेहूँ चावल जौ है। कृषि के बाद अर्थतंत्र का प्रमुख अवयव है जीव संपदा। पशुओं का उपयोग प्रादेशिक भिन्नता लिए होता है। पशु उपज एवं पशु उपयोग में धार्मिक मान्यताएं प्रभावी भूमिका निभाती है। जैसे चीन और उत्तरी भारत की बात करें, उत्तर पूर्व की, तो वहाँ पर पशु उपजों में दूध का उपयोग प्रायः नहीं किया जाता। वहाँ पर पशुओं का जो पालन किया जाता है वो मांस के लिए प्रमुखता से। लेकिन यदि हम पश्चिमी भारत की बात करें, उत्तरी भारत की बात करें, दक्षिण भारत की बात करें, तो दूध एक प्रमुख खाद्य पदार्थ है। जैव विविधता के संदर्भ में भी ये प्रदेश अत्यंत संपन्न है। प्रदेश में वन और वन्य जीव संपदा दोनों ही प्रचुर मात्रा में है। चूँकि भारत प्राचीन भूमि का भाग है, फलतः कृषि के साथ संपूर्ण भूभाग खनिज संपदा युक्त भी है। अन्य खनिजों के साथ शक्ति के संसाधन भी यहाँ प्रचुर हैं। महाराष्ट्र का बॉम्बे हाई, कावेरी गोदावरी बेसिन, असम का डिगबोई खनिज तेल संपन्न भाग है। राजस्थान का मंगला क्षेत्र भी खनिज संपन्न भाग है। उत्पादन निर्माण प्रक्रिया, कच्चे माल की उपलब्धता एवं बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं के कारण संपूर्ण क्षेत्र विशिष्टता लिए हुए है। इन मानचित्र में मैंने यही दिखाने का प्रयास किया है। ये मानचित्र में खनिज संबंधी विविधता और उनके क्षेत्र बताए गए हैं। एक टेबल में ये प्रमुख खनिज है और ये प्रमुख क्षेत्र है। जैसे कोयला चीन और भारत में, चीन में तो आंसान और मंचूरी रीजन में, भारत की बात करें तो भारत में राजस्थान में तो लिग्नाइट, बाकी बिहार, बंगाल, कर्नाटक, उड़ीसा में कोयला प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। झारखंड वगैरह। खनिज तेल चीन और भारत, उसके अलावा वेनेजुएला में भी आंशिक मानसूनी जलवायु क्षेत्र है, वो खनिज तेल संपन्न क्षेत्र है। लोहा भारत, चीन, ब्राज़ील, मैग्नीज भारत और चीन, टंगस्टन सिर्फ भारत और चीन, जिप्सम भारत विशेषकर राजस्थान। और ये बड़े गर्व की बात है, राजस्थान का चूरू जिला जो हमारी सावा तहसील है, जिप्सम के उत्पादन के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। इसके अलावा अभ्रक, उस संदर्भ में भी भारत प्रसिद्ध है। यदि हम उद्योगों की बात करें, भारत में उद्योगों का विकास पूरक उद्यम और कला के रूप में हुआ। लकड़ी, हाथी दांत, नक्काशी एवं मिट्टी से बने सामान पहले प्रमुख थे। धीरे धीरे औद्योगिक युग का सूत्रपात हुआ। फलतः आधारभूत उद्योग जैसे लोहा इस्पात, मशीन, रसायन और इंजीनियरिंग उद्योगों का विकास हुआ, उनकी स्थापना हुई। बहुत सारी
बहुउद्देशीय परियोजनाओं की स्थापना हुई और धीरे धीरे भारत भी इस विकास की दौड़ में आगे बढ़ने लगा। कई देश जैसे चीन, हांगकांग, सिंगापुर, इन्होंने विकास के उच्च स्तर को प्राप्त किया। हमारा देश भारत भी अब उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। ये कुछ पिक्चर हैं जो विकास के स्तर को दर्शाने का प्रयास कर रही हैं। यदि हम मानव संसाधन की बात करें तो यह क्षेत्र विश्व में अग्रणी है। विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग आधे के आसपास 46% यहाँ निवास करता है। संपूर्ण मानसून एशिया को मानव सभ्यता का पालना कहा जाता है। दो बड़े धर्म हिंदू और बौद्ध, इनका उद्गम स्थल भारत ही है। प्रमुख शहर की बात करें तो दिल्ली, रांची, काठमांडू, जावा, जकार्ता, पेजिंग, बीजिंग, मुंबई, हन्नान, टिएनजिन, ब्राजीलिया और हमारा चूरू। इसी प्रकार औद्योगिक केंद्र की बात करें, भारत का मुंबई, सिंगापुर, हांगकांग, चीन का बीजिंग, शंघाई प्रमुख हैं। यदि हम प्रमुख बंदरगाहों की बात करें, भारत में कोचीन, मुंबई, कांडला, हल्दिया प्रमुख बंदरगाह हैं। ताइवान, दलियन, निंगबो, जियमेन, टियानजिन, ये प्रमुख चाइना, ताइवान, सिंगापुर के बंदरगाह हैं। इस मानचित्र में उन बंदरगाहों की स्थिति है। आपको स्थिति को समझना भी है, उसी अनुरूप आंसर लिखना है। वस्तुतः यहाँ संसाधनों का पूर्ण दक्षता के साथ उपयोग नहीं हुआ है। इस भूभाग में ऐसे कई छोटे क्षेत्र हैं जहाँ कृषि उत्पादकता में पिछले 2 दशकों में 400% से ज़्यादा की वृद्धि हुई है। यदि हम भारत की बात करें, यदि भारत सिर्फ वर्तमान कृषि स्तर से मात्र 10% वृद्धि और कर ले तो हम कृषि संदर्भों में आत्मनिर्भर बन सकते हैं। अंतर सिर्फ एक ही है। एक छोटा सा डेटा दे रहा हूँ आपको। यदि हम भारत, चीन और अमेरिका की प्रति एकड़ उत्पादकता देखें, अमेरिका में प्रति एकड़ उत्पादकता जहाँ 4 टन है, चीन में ये उत्पादकता लगभग 3700 क्विंटल है और भारत में ये उत्पादकता मात्र 2400 क्विंटल है। तो इसी से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत में कितनी विकास की संभावनाएं हैं। सारांश में प्रबंधकीय नियोजन, तकनीकी विकास न केवल इस संपूर्ण क्षेत्र के तीव्र विकास वरन लोगों के जीवन स्तर को उच्च करने में सहायक है, लेकिन इसके लिए जनसंख्या नियंत्रण अत्यंत आवश्यक है। धन्यवाद।